द कंसेप्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर. नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर में दो चीज़ें होती हैं. किसी भी कंप्यूटर सिस्टम, एनी कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स. टू कैटेगरीज होती हैं. वन कैटेगरी होती है हार्डवेयर की एंड सेकंड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर. नाउ व्हाट इज़ हार्डवेयर? कोई भी फिजिकल कंपोनेंट कंप्यूटर पे जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट इज़ एन हार्डवेयर. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टच द कीबोर्ड, वी कैन टच द माउस, वी कैन टच द मॉनिटर, वी कैन टच द CPU. और अगर हम CPU को खोल लें तो उसमें मदरबोर्ड है, वी कैन टच दैट, वी कैन टच द रैम, राइट, वी कैन टच द प्रोसेसर. सो जितने भी CPU के अंदर फैंस लगे होते हैं, सो जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, दे आर हार्डवेयर, राइट. और कुछ होते हैं सॉफ्टवेयर. अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? लाइक आप मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज़ करते हो, ठीक है ना. व्हाट्सएप इज़ एन एप्लीकेशन. यू कैन नॉट टच व्हाट्सएप बट यू कैन फील एंड यूज़ व्हाट्सएप, राइट. सो दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर. आप कोई गेम खेलते हो, ठीक है, आप उस गेम को टच नहीं कर सकते बट आप उस गेम को प्ले कर सकते हो, आप उस गेम को फील कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. सो दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर. सो सॉफ्टवेयर वो कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का जिसको आप फील कर सकते हो एंड यूज़ कर सकते हो, बट यू कांट टच. नाउ एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स, ठीक है, जो कंप्यूटर को चलाते हैं या जिनको यूज़ करके हम कुछ ना कुछ काम करते हैं कंप्यूटर पे, राइट. नाउ व्हाट्सएप इज़ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है. एनी गेम जो आप यूज़ करते हो, दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर. मैं व्हाट्सएप इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप सब यूज़ कर रहे हो उसको, राइट. सो अब हमने सॉफ्टवेयर को डिटेल में स्टडी करना है. सो सॉफ्टवेयर इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. इंटीग्रल पार्ट मीन्स वो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हम काम नहीं कर सकते. इट इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, राइट. सॉफ्टवेयर एक सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है एंड ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स भी हो सकता है. सॉफ्टवेयर लिखने के प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहते हैं एंड जो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं. अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको भी प्रोग्रामिंग नहीं स्टार्ट हुई, ठीक है. नेक्स्ट सेम में आपको सी लैंग्वेज आ जाएगी. सी लैंग्वेज से आपको थोड़े बहुते प्रोग्राम्स लिखने आ जाएंगे. जब आप उसको अच्छे से स्टडी करोगे सी लैंग्वेज को, तो आप प्रोग्राम्स लिख पाओगे, यानी आप प्रोग्रामर की इनिशियल स्टेज में पहुंच जाओगे. फाइन. देन सॉफ्टवेयर किस काम आते हैं? सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम आते हैं, राइट. बहुत सारे तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, हमने सब आगे पढ़ना है. तो थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ सॉफ्टवेयर क्या होता है? इंस्ट्रक्शंस कि ये काम करना है, इसके बाद ये काम करना है, दैट इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है. अब सॉफ्टवेयर की टाइप्स. सॉफ्टवेयर एक्चुअली थ्री कैटेगरीज में हम ब्रेक कर सकते हैं: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सर्विस सॉफ्टवेयर, ठीक है. ये चार्ट बना हुआ है, हमने इनको डिटेल में पढ़ना है. सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमारे लिए बने हुए हैं. बीइंग अ यूज़र, हम यूज़र हैं, हमारे लिए जो सॉफ्टवेयर बने हैं, दैट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आपकी गेम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं, व्हाट्सएप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाता है, राइट. आप PDF बनाने वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, आप अपने पिक्स को PDF में कन्वर्ट करते हो, दैट PDF कन्वर्टर इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट. सो जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे काम के लिए, कैलकुलेटर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कैलेंडर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट. सो मैं आपको मोबाइल्स के एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज मोबाइल तो आप सब यूज़ कर रहे हो, राइट. सो जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे काम के लिए होते हैं, यूज़र के काम के लिए, दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, राइट. नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्व स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ अ यूज़र के काम के लिए होते हैं. इसमें वर्ड प्रोसेसिंग भी आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, नाउ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है. और इनको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं उनको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहते हैं. और जो प्रोग्रामर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखता है, डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है, उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर कहते हैं, राइट. Now these are different application softwares. We will discuss all one by one. Now first is word processing software, जो यहाँ पे था word processing software. जैसे MS Word है, आई थिंक आप सब ने एक ना एक बार MS Word को यूज़ किया होगा, ठीक है. हमने MS Word का चैप्टर पूरा करना है, डिटेल में करना है, काफ़ी बिग चैप्टर है, हमने इसको अच्छे से कर लेना है MS Word को, ठीक है. ना MS Word क्या है? MS Word एक कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर होता है. MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट. माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक हमें, एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ना एक पैकेज है, ठीक है. उस पैकेज में बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, लाइक MS वर्ड है, MS एक्सेल, MS असेस, MS पावर पॉइंट, MS पेंट. उस सारे पैकेज को MS ऑफिस कहते हैं, ठीक है.
MS वर्ड वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS ऑफिस के पैकेज का, जिसमें हम लेटर्स टाइप कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं, लाइक टाइपिंग का जो काम है हम MS वर्ड में करते हैं. सो MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसर. हमने मैंने लिखा हेलो, माय नेम इज़ मिसेस गीत बाबा, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन खालसा कॉलेज फॉर वुमेन. मैंने ये लाइन लिख दी, ठीक है, ये लाइन मैंने MS वर्ड में टाइप कर दी. अब मैं इस लाइन को सजाना चाहती हूँ. मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं अपने लाइंस का फॉन्ट बिग करना चाहती हूँ, उसको कलर देना चाहती हूँ, इटैलिक्स टेढ़ा करना चाहती हूँ, ठीक है. देन मैं अगर कोई मिस्टेक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो मैं चाहती हूँ कि वो निकल जाए. तो ये सारे काम वर्ड प्रोसेसर के होते हैं, ठीक है. एंड MS वर्ड एंड वर्ड परफेक्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच वर्ड प्रोसेसर, राइट. एंड वर्ड प्रोसेसर में एक बहुत अच्छा फीचर होता है, दैट इज दिस WYSIWYG. Now what is this? What you see is what you get. It means आप स्क्रीन पे, जैसे मैंने अपनी स्टेटमेंट्स लिखी जो मैंने आपको भी बोली हैं, मैंने उनको जैसा कलर दिया, जैसा स्टाइल दिया, जैसा टेढ़ा मेढ़ा उनको कर दिया, जब मैं प्रिंट आउट लूँगी ना, प्रिंटर पे पेपर पे प्रिंट आउट लूँगी, तो वो सेम वैसा ही प्रिंट आउट निकलेगा. सो वॉट आई सी ऑन द स्क्रीन इज़ वॉट आई गेट आफ्टर टेकिंग प्रिंट आउट ऑफ दैट, राइट. और हम वर्ड प्रोसेसर में क्या कर सकते हैं, हम किसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, उसको किसी और जगह पर पेस्ट कर सकते हैं, तो वो दो जगह पर आ जाएगा, या कट करके उसको पेस्ट कर सकते हैं. ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम MS वर्ड का चैप्टर अच्छे से करेंगे. देन मैंने कोई गलत स्पेलिंग लिख दी है तो एरर आ जाएगी, और मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप इसको करेक्ट करना चाहते हो कि नहीं. तो मेरे पास लिस्ट ऑफ करेक्ट स्पेलिंग्स आ जाएंगी, मैं उसमें से कोई सिलेक्ट कर सकती हूँ, राइट. देन मैं कोई वर्ड सर्च कर सकती हूँ अपने डॉक्यूमेंट में, उसको सर्च करके किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकती हूँ. एंड मैनी फीचर्स आर देयर, ठीक है. एक और स्पेशल फीचर वर्ड प्रोसेसर में होता है, दैट इज़ नोन एज OLE. OLE इज़ ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि MS ऑफिस एक पैकेज है, दैट इज़ अ पैकेज, दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है. तो जैसे MS एक्सेल है, MS असेस है, MS पावर पॉइंट है, MS वर्ड भी उसी में आ जाता है, MS पेंट भी आ जाता है. तो OLE क्या है? OLE है कि मैं किसी एक एप्लीकेशन का डेटा किसी दूसरे एप्लीकेशन में कॉपी कर सकती हूँ. मैंने MS एक्सेल में कुछ डेटाबेस बनाया, अब हम MS एक्सेल भी हम करेंगे, ठीक है. इसमें मैंने कुछ डेटाबेस बनाया, मैं उस डेटाबेस को एज सच MS वर्ड में कॉपी कर सकती हूँ. तो उससे होगा क्या, एक्चुअली वो जो डेटाबेस है वो लिंक्ड MS एक्सेल के साथ ही रहेगा, लेकिन वो नज़र MS वर्ड में आएगा. मैं उसका प्रिंट आउट भी ले सकती हूँ. तो होगा क्या, अगर मैं MS एक्सेल के डेटाबेस में कुछ चेंजेस करती हूँ, तो जो MS वर्ड में कॉपी किया हुआ था वहाँ पर भी चेंजेस हो जाएंगी, ठीक है. सो दैट इज़ OLE. इसको भी हमने डिटेल में पढ़ना है, राइट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. अदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इस तरह का, लाइक हमें स्प्रेडशीट गिवन है, या यू कैन से टेबल गिवन है, हम टेबल में रोज एंड कॉलम्स में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. और रोज एंड कॉलम्स के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं. ये छोटा सा जो डिब्बा दिख रहा है, दैट इज़ अ सेल, राइट. इसमें हम मैंने सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स का रिकॉर्ड रखना है या अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखना है, तो जो नंबर्स में मेरी डीलिंग है ना, वो सारा मैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में कर सकती हूँ. और MS ऑफिस का जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ MS एक्सेल, ठीक है. अदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसमें मैं अपना डेटाबेस स्टोर कर सकती हूँ. लाइक आप सब ने एडमिशन ली है कॉलेज में, ठीक है, आपका एडमिशन का डेटा होगा. एडमिशन फॉर्म में आप अपना नेम, देन पेरेंट्स की डिटेल्स, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडी, ठीक है, देन अपने मार्क्स की डिटेल्स, ये सब कुछ एंटर कर रहे हो, ठीक है. हर बच्चा एंटर कर रहा है फॉर्म पे. जब उस फॉर्म की डिटेल्स को हम किस स्टोर करेंगे कंप्यूटर पे, देन इट बिकम्स अ डेटाबेस, ठीक है, वो स्टूडेंट्स का डेटाबेस हो जाएगा. तो जौन से सॉफ्टवेयर डेटाबेस को मैनेज करते हैं, दे आर नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर. उनमें रिकॉर्ड्स होते हैं, लाइक हर स्टूडेंट का डेटा इज़ अ रिकॉर्ड, एंड हर स्टूडेंट का अलग अलग जो कैटेगरी है, दैट इज़ फील्ड, लाइक नेम, रोल नंबर दैट हैज़ बीन इश्यूड टू द स्टूडेंट, देन पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये ऑल आर फील्ड्स, ठीक है. एंड माइक्रोसॉफ्ट ने जो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया, दैट इज़ MS असेस, राइट. एंड इसके अलावा फाइल मार्कर प्रो इज़ ऑल्सो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, right. Now next type of application softwares are communication softwares. They are those softwares which help us to communicate with one another. For example, WhatsApp is a communication software, right.
देन ग्राफिक सॉफ्टवेयर आर दोज विच हेल्प अस टू एडिट एन इमेज। जो हमने कोई इमेज क्लिक की है या कोई पिक क्लिक की है, उस पिक को एडिट करना है, दे आर ग्राफिक सॉफ्टवेयर। और वो पिक हम कैसे कंप्यूटर में फीड करते हैं, या तो हम डिजिटल कैमरास के थ्रू फीड करते हैं कंप्यूटर में, या स्कैनर से पिक को स्कैन कर लेते हैं और उस पिक पे हम एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी हो जिसमें स्लाइड्स हैं अलग अलग, राइट। और माइक्रोसॉफ्ट ने जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हमें दिया दैट इज MS पावर पॉइंट, राइट। इसमें हम अलग अलग तरह की स्लाइड्स बना सकते हैं और वो स्लाइड्स को हम स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करके हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल को शो करवा सकते हैं। नेक्स्ट आर इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर वो जो जिसमें सारे एप्लीकेशंस रल के काम करती हैं, मिल के काम करती हैं, राइट। लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स इज एन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। इसमें हम MS वर्ड का काम भी कर सकते हैं, स्प्रेडशीट का भी काम कर सकते हैं, हम डेटाबेस का भी काम कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं, ग्राफिक्स का भी काम कर सकते हैं। सो दीज आर इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। एप्पल वर्क्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर, राइट। एंड लास्ट इज सॉफ्टवेयर फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। जो सॉफ्टवेयर हमें एजुकेशन के लिए काम आते हैं या हमारी एंटरटेनमेंट के लिए काम आते हैं, दे ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी। सो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आपने नोट किया होगा, ये सब सॉफ्टवेयर हमारे यूज़ के लिए हैं। सो जो सॉफ्टवेयर यूज़र के यूज़ के लिए हैं, दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमें कुछ ना कुछ हेल्प करते हैं काम करने में, जिनसे हम कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, right? They all come under the category of application softwares. After application softwares, the second category of software is system software, right? अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो थे जो यूजर के काम के लिए थे, जिसमें हम काम कर सकते हैं, हम कुछ ना कोई अपना वर्क कर सकते हैं परफॉर्म, दे आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंप्यूटर के यूज के लिए बने होते हैं, दे आर कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को काम करने में हेल्प करते हैं, राइट। दे आर सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनका यूजर से कोई लेना देना नहीं होता, हम उनको यूज नहीं करते, right? So set of programs which coordinate the operations of various hardware components that are connected to the computer system. जो कंप्यूटर के साथ जो अटैच्ड हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको वर्क करवाने में काम आते हैं, या हमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने में जो हेल्प करते हैं, दे ऑल कम अंडर सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर यूज करता है एफिशिएंटली काम करने के लिए, दे आर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, राइट। वो इंटरफेस बनते हैं बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, हमें कंप्यूटर से काम करने में हेल्प करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। एंड इन सॉफ्टवेयर्स में छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं और उन प्रोग्राम्स को हम सिस्टम प्रोग्राम्स कहते हैं। एंड जॉन सा पर्सन ये इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को लिखता है, उसे सिस्टम प्रोग्रामर्स कहते हैं, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, दे आर ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स। इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे ना। फर्स्ट इज व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? कंप्यूटर को स्विच ऑन करने से लेके, आपको याद है मैंने बूटिंग करवाया था कि बूटिंग में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्यों लोड करते हैं? क्योंकि कंप्यूटर पे हमने जो भी काम करना है वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करवाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही गाइड करना है कि कौन सा काम कैसे होगा। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। दे आर ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और प्रोसीजर्स फॉर ऑपरेटिंग द कंप्यूटर, और वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें हम अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम MS वर्ड चला रहे हैं, हम अपनी गेम चला रहे हैं, हम पावर पॉइंट में कोई स्लाइड बना रहे हैं, हम कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ये सब काम किसके थ्रू कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ऑपरेटिंग सिस्टम में ही सारा हम इन एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन कंप्यूटर इज़ नथिंग विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमने कंप्यूटर सिस्टम परचेज कर लिया, हमने मॉनिटर ले लिया, CPU ले लिया, हमने माउस एंड कीबोर्ड भी ले लिया, लेकिन हमारा कंप्यूटर ऑन नहीं होगा जब तक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा होगा, ठीक है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथ एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है तो हम बहुत स्मूथली कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। सो ये डायग्राम देखो, सबसे कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम गाइड करता है या काम करवाता है, ठीक है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी चलाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम चलाते हैं, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर्स थ्रू अ लेयर विच इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर भी कहते हैं।
इसको रिसोर्स मैनेजर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे सिस्टम पे जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उनको मैनेज करता है कि वो सब रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हों। अभी मैं आपको बताऊंगी कौन से रिसोर्सेज होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उनको कैसे मैनेज करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ कंट्रोलर ऑफ द प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल करता है। एंड इंटरमीडिएट बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर, वो मैं डायग्राम से देखा था। एंड बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं मार्केट में, लाइक एम एस डॉस जो बहुत पहले होता था। एम एस डॉस में ब्लैक्स, अभी भी हम एम एस डॉस को खोल सकते हैं। हम जो हमारा विंडोज़ की स्क्रीन होती है, डेस्कटॉप होता है, उसमें सर्च का ऑप्शन होता है। सर्च के ऑप्शन में हम कमांड प्रॉम्प्ट लिख दें तो एम एस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पहुंच जाते हैं। वो एक ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है और हम कमांड्स लिख के उस पर काम करते हैं। अगर हमने कोई कैलकुलेशन करनी है हमें कमांड लिखना पड़ेगा, अगर कोई सॉफ्टवेयर खोलना है हमें कमांड लिखना पड़ेगा। दैट वॉज अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस, टेक्सचुअल, हमने लिख के काम करना पड़ता था। देन यूनिक्स लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एंड जो जहाँ पर हम आजकल काम कर रहे हैं दे आर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने ही वर्जन्स मार्केट में आ चुके हुए हैं। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। लाइक हमें कोई काम करना है तो हम उसका आइकन को डबल क्लिक करते हैं, हमें कुछ टाइपिंग नहीं करना पड़ेगा, कमांड नहीं देना पड़ेगा। वो जो लंबी लंबी सारी कमांड्स होती थी, जो डिफिकल्ट कमांड्स होती थी, उनको याद करने की जरूरत नहीं है विंडोज में। हमने जस्ट आइकन को डबल क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हम हमारे लिए ओपन हो जाएगी, एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। ना ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस क्या है, जौन सा प्रोग्राम करंटली चल रहा है जो रैम में है इस टाइम, जिसमें हम करंटली काम कर रहे हैं, उसे प्रोसेस कहते हैं। उसको मैनेज कर रहा है कि उसको कौन से रिसोर्सेज चाहिए, उसको कितनी मेमोरी चाहिए, राइट, उसको सीपीयू चाहिए, हर चीज़ प्रोसेस को जो चाहिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। देन मेमोरी मैनेजमेंट, हमारी मेमोरी, किसी प्रोसेस को मेमोरी देनी, एलोकेट करनी, डी एलोकेट करनी, मेमोरी वापस लेनी, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, यानी मेमोरी को मैनेज कर रहा है, मेन मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को। देन फाइल मैनेजमेंट, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, राइट। आप अपने मोबाइल में भी अगर फाइल्स वाले फोल्डर में जाओ तो आप देखो कितनी तरह तरह की फाइल्स होती हैं, इस तरह कंप्यूटर में भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं। ठीक है, इन फाइल्स को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है, करप्ट ना हो जाए या कोई गलत यूजर फाइल्स को खोल ना ले। ठीक है। देन डिवाइस मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी कंप्यूटर के डिवाइसेज हैं उनको मैनेज करता है कि क्या वो डिवाइसेस ठीक से चल रहे हैं, उनकी जो कमांड्स हैं क्या वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। ठीक है, तो ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। देन सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, हमारी डेटा को सिक्योरिटी देता है। डेटा बहुत वैल्यूएबल होता है हमारे लिए, डेटा को सिक्योर करता है कि डेटा कहीं करप्ट ना हो जाए। बाई चांस हमसे डेटा डिलीट भी हो जाता है तो एक बैकअप पड़ी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, राइट। एंड कोई गलत बंदा हमारे डेटा को असेस ना कर सके, उसे अनऑथोराइज यूजर कहते हैं। हम ऑथोराइज यूजर्स हैं, हम अपने डेटा को, जैसे हमारी मेल आईडी है याहू में, ठीक है, तो हम अपनी याहू की मेल आईडी को खोलते हैं, हमारे पास पासवर्ड होता है, पासवर्ड लगाते हैं बिकॉज वी आर ऑथोराइज यूजर्स। कोई बंदा हमारा पासवर्ड चुरा लेता है और हमारी मेल आईडी को देख लेता है, उसको कहेंगे अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी वो अनऑथराइज्ड यूजर है, वो उस मेल आईडी का ओनर नहीं है, लेकिन वो गलत तरीके से हमारे डेटा को असेस कर रहा है। उससे भी बचाता है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम। देन जॉब सीक्वेंसिंग, अगर हम बहुत सारे काम इकट्ठे कर रहे हैं, लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैं प्रिंटिंग भी निकाल रही हूँ, मैं टाइपिंग भी कर रही हूँ, मैं गाना भी सुन रही हूँ, मैं वीडियो भी डाउनलोड कर रही हूँ, मैं बहुत सारी जॉब्स मैंने चलाई हुई है कंप्यूटर पे। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है कि जॉब्स की सीक्वेंसिंग लगा रहा है कि पहला थोड़ा सा टाइपिंग होगा, फिर थोड़ी सी प्रिंटिंग होगी, फिर थोड़ी सी वीडियो डाउनलोड होगी, फिर मैं थोड़ा सा गाना प्ले करूँ। ये सब सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, जॉब को सीक्वेंस, जॉब की सीक्वेंसिंग करना। देन हैंडलिंग एरर्स, अगर कोई एरर आ जाती है कोई काम करते करते तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है। देन द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंट है, कितना एफिशिएंट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। वन इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है कि मैंने एक आइकन को डबल क्लिक किया, यानी मैंने कमांड इशू की कि ये एप्लीकेशन खुल जाए, और कितना टाइम के बाद वो एप्लीकेशन खुलती है, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। यानी मैंने कोई रिक्वेस्ट सबमिट की और मुझे रिजल्ट कब तक मिल रहा है, दैट इज टर्न अराउंड टाइम। जितना कम होगा टर्न अराउंड टाइम उतना ही एफिशिएंट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, राइट। एंड थ्रूपुट, थ्रूपुट का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेकंड में कितने काम कर लेता है, कितने टास्क करता है। ठीक है, यहाँ एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम कितना काम करता है, दैट इज थ्रूपुट। ज्यादा काम करेगा देन इट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर एफिशिएंट। ठीक है। एंड लास्ट एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजर इंटरफेस। नेचुरली हमें हेल्प करता है कीबोर्ड यूज करने में, माउस यूज करने में। ठीक है, अलग अलग हार्डवेयर जो है हम यूज कर सकते हैं,
हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। लाइक मैंने स्टार्ट का बटन क्लिक किया, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। मैं कोई भी काम करती हूँ वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर लैंग्वेज प्रोसेसर्स। अब लैंग्वेज प्रोसेसर्स क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, एंड दैट इज़ मशीन लेवल लैंग्वेज। एंड मशीन लैंग्वेज जो होती है वो ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में होती है। और मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने हेलो का एग्जांपल लिया था आपको लास्ट वीडियोस में, और मैंने आपको बताया था कि जैसे एच का सबसे पहले एस्काई कोड चेक होता है, देन उसका एस्काई कोड को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। वो ऐसे फिर कंप्यूटर अपनी मेमोरी में एच फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर को मेमोरी में स्टोर करता है, राइट, बिकॉज कंप्यूटर डील्स विद बाइनरी लैंग्वेज। उसको हमारे इंग्लिश के करेक्टर्स, हमारे डिजिट 0 से 9 तक या स्पेशल सिंबल्स, इनकी कुछ नॉलेज नहीं है। उसको सिर्फ ज़ीरोज़ एंड वंस का पता है कंप्यूटर सिस्टम को। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि ज़ीरोज़ एंड वन की फॉर्म में प्रोग्रामिंग करो, देन इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस कि 0 की और 1 की स्ट्रिंग एक तो एरर प्रोन होगी, 1 की जगह 0 डल गया, 0 की जगह 1 डल गया, एंड हमें सबका सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। अगर हमने कुछ ऐड करवाना है तो उसका क्या 1 0 में सीक्वेंस है, कुछ सब्ट्रैक्ट करवाना है तो उसका 1 0 में क्या सीक्वेंस है, तो वो तो इम्पॉसिबल है हमारे लिए काम करना। लेकिन कंप्यूटर को समझ मशीन लैंग्वेज आती है, हमारे लिए मशीन लैंग्वेज में काम करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो हम क्या कर, तो हुआ क्या कि बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस बनी। फॉर एग्जांपल C++, जावा, कबूल, फॉर्टन, पास्कल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ होते हैं या मैथ्स के नंबर्स यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, और हमें बहुत ईजिली हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं बिकॉज हमें वो नंबर्स और वर्ड्स बहुत ईजिली समझ आ जाते हैं। लाइक सी लैंग्वेज फॉर एग्जांपल, अगर हमने कुछ स्क्रीन पे प्रिंटिंग करवाना है ना, देन देयर इज़ अ कमांड दैट इज़ प्रिंट एफ। तो प्रिंट वर्ड से पता लग रहा है कि हमने कुछ प्रिंट करवाना है। तो इस तरह के इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में काम करना हमारे लिए बहुत ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम इसके कंप्यूटर को तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है। So here comes the role of language processors. What language processors do, they transfer the instructions that are written in high level language into machine language so that the computer understands and executes them. बेटा बात क्लियर हुई? So language processors क्या करते हैं, जो हमारा मशीन लैंग्वेज में जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एंड different language processors are compilers, interpreters, assemblers and debuggers. इन सबको हमने डिटेल में पढ़ना है इस टॉपिक में। लेकिन उससे पहले हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी तरह की होती हैं, राइट। ना व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? वो लैंग्वेजेस जिनमें हम प्रोग्राम लिख सकते हैं या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। लाइक आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप इज़ ऑल्सो एन एप्लीकेशन, वो उसकी भी प्रोग्रामिंग हुई हुई है। व्हाट्सएप की प्रोग्रामिंग पता नहीं कि कौन से हाई लेवल लैंग्वेज में हुई है, ठीक है, बट मशीन तो मशीन लेवल लैंग्वेज समझती है। सो इट मीन्स बीच में कोई ट्रांसलेटर पड़ा हुआ है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, एंड दैट ट्रांसलेटर आर लैंग्वेज प्रोसेसर्स। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लियर हुआ जिसमें हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, ठीक है। 3 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, 3 कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज, वो मैंने आपको बताया है, दैट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ वंस एंड जीरोस। देन इज़ असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड इज़ द हाई लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज का भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया, लाइक C++, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस जिनमें हम काम करते हैं और जिनमें हमें काम करना ईजी लगता है। फाइन, नाउ लेट अस डिस्कस ऑल दीज वन बाय वन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इज मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कह देते हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ वेरी नियर टू द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर सीधा मशीन लैंग्वेज को समझ आता है, राइट, एंड इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ जीरोज एंड वंस। फॉर एग्जाम्पल कुछ इतने याद कर लो, इनमें क्या है, सपोज करो हमारी जो कंप्यूटर जो हमारा है दैट इज़ 16 बिट। 16 बिट का क्या मतलब, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक डायग्राम करवाई थी, मेमोरी की पिक बनवाई थी, वो 8 बिट का कंप्यूटर था, उसमें हर वर्ड 8 बिट्स का था। सपोज करो मशीन 16 बिट्स की है, हर वर्ड 16 बिट्स बड़ा है, राइट।
उसमें से जो 4 बिट्स होंगे वो ऑपरेशन के लिए रिजर्व होंगे कि वो 4 बिट्स बताएंगे कि कौन सा ऑपरेशन करना है, एंड 12 बिट्स एड्रेस के लिए होंगे। इनको हम अभी कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल वो 4 बिट्स का एग्जाम्पल लाइक अगर हम 0000 लिख दें, इट मीन्स कि डेटा को लोड करना एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर क्या है? एक्यूमुलेटर एक सपोज करो मेमोरी स्पेस है जिसमें वो नंबर आ जाता है जिस पे हमने ऑपरेशन करना है। तो नंबर को एक्यूमुलेटर में लाने के लिए मशीन लैंग्वेज में ये वाला कोड है, नंबर को मेमोरी में दोबारा स्टोर करवाने के लिए ये कोड है, नंबर्स को ऐड करवाने के लिए ये कोड है, सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए ये वाला कोड है, मल्टीप्लाई के लिए ये वाला, डिवाइड के लिए ये वाला, एंड मैनी मोर कोड्स, राइट। अब देखो अगर हमने इस तरह प्रोग्रामिंग करनी है तो कितना डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए प्रोग्राम लिखना। हल्का सा 1 का 0, 0 का 1 हो गया तो वो तो मतलब ही बदल जाएगा प्रोग्राम का। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू वर्क इन मशीन लैंग्वेज, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, इतने के एग्जाम्पल्स आप लिख लो, ओके। बट द एडवांटेज ऑफ मशीन लैंग्वेज इज दैट एग्जीक्यूशन टाइम इज़ वेरी लेस। वाई? बिकॉज कंप्यूटर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, मशीन लैंग्वेज में ही है प्रोग्राम। लेकिन डिफ़िकल्टी क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि इंस्ट्रक्शन ज़ीरोज़ एंड वंस में होती हैं, एंड बीइंग अ प्रोग्रामर हमें उनको याद करना और इंस्ट्रक्शंस को टाइप करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फाइन। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मशीन लेवल लैंग्वेज, दैट दे एग्जीक्यूट वेरी फास्ट एंड नो ट्रांसलेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन मशीन लैंग्वेज। बट डिसएडवांटेजेस आर मोर। टू राइट प्रोग्राम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, write program using binary code is very difficult, right? Then we have to have detailed knowledge of internal operations of CPU. हमें सब operations का भी पता होना चाहिए। प्रोग्राम बहुत एरर प्रोन हो जाता है, और डिबग करना, डिबग का मीन्स प्रोग्राम में एरर्स फाइंड करने कि मेरा प्रोग्राम ठीक से क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, क्यों नहीं चल रहा, क्या प्रॉब्लम है इसमें, वो देखना बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड ये जो लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं, जो मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स हैं, ये पोर्टेबल नहीं होते। पोर्टेबल मीन्स अगर मैंने अपने कंप्यूटर में कोई मशीन लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है तो उस प्रोग्राम को मैं पेन ड्राइव में सेव करके अपनी फ्रेंड के कंप्यूटर पे नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ी कोडिंग को चेंज करना पड़ेगा उसके कंप्यूटर के हिसाब से, क्योंकि मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम जो है दैट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सो दीज प्रोग्राम्स आर नॉट पोर्टेबल, दैट typing a program in one computer cannot be shifted to another computer. In the second computer we need to do some sort of changes in order to implement that program, right? So this was all about machine language. Next type of language are assembly language. अब assembly language क्या होता है? मशीन लैंग्वेज को थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज आई। असेंबली लैंग्वेज में अब हम इस तरह के ज़ीरोज़ वंस में कोड्स नहीं याद करने पड़ेंगे, हम इसमें न्यूमोनिक्स, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्ड असेंबली लैंग्वेज के साथ जुड़ा होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यूमोनिक। न्यूमोनिक मीन्स छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक रीड, नंबर को रीड करवाने के लिए, एक्यूमुलेटर में रीड करवाने के लिए, दैट इज़ रीड। इसमें क्या था? नंबर को रीड करवाने के लिए 0000 और स्टोर करवाने के लिए 0001। इसमें प्रिंट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। सो ये याद करना ज़्यादा ईजी है ना। सो दिस इज असेंबली लैंग्वेज एंड दीज आर निमोनिक्स, छोटे छोटे वर्ड्स, दे आर निमोनिक्स, राइट। देन असेंबली लैंग्वेज के भी एडवांटेजेस, दैट सिम्बॉलिक कोड्स यूज़ होते हैं, सो हमें ईजियर है याद करना। हमें डेटा कहाँ स्टोर्ड है उसके बारे में इतना जानकारी होना ज़रूरी नहीं है, एंड प्रोग्राम में इंसर्शंस या डिलीशंस करने ईजी हो जाते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि अभी भी प्रोग्राम थोड़ा कम्प्लेक्स होता है। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ेंगे ना तो असेंबली लैंग्वेज थोड़ी कम्प्लेक्स है हाई लेवल लैंग्वेज से, एंड दीज प्रोग्राम्स आर ऑल्सो नॉट पोर्टेबल। एक कंप्यूटर पे हमने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा, मैं उसको पेन ड्राइव में सेव करके दूसरे कंप्यूटर पे चलाना चाहूँगी तो ज़रूरी नहीं वो चलेगा, उसमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी मुझे कई बार, राइट। देन प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है वो स्मॉल साइज कंप्यूटर मीन्स जिन कंप्यूटर में बहुत कम मेमोरी, रैम एंड हार्ड डिस्क होती है, उनमें इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा रैम चाहिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड इसकी एग्जीक्यूशन मशीन लेवल लैंग्वेज से स्लोअर है। वाई? बिकॉज सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, फिर एग्जीक्यूट होगा, तो कन्वर्जन में टाइम लगेगा, इसीलिए ये प्रोग्राम थोड़ा सा स्लोअर है, राइट। एंड
असेंबली लैंग्वेजेस आर यूनिक टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, कि हम हर तरह के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, राइट. नाउ द थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर हाई लेवल लैंग्वेजेस. अब हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी हैं, जो आप अपने कोर्स के ड्यूरिंग सीखोगे, राइट, और जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं. सो हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ होते हैं, मैथमेटिक्स के सिम्बल्स यूज़ होते हैं, राइट. इनका प्रोग्राम लिखना हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत ईजी है. एंड डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूड बेसिक, फॉर्टन, पास्कल, कबोल, सी प्लस प्लस, जावा. ये सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं. अब तो C#, ASP.NET, दीज ऑल आर हाई लेवल लैंग्वेजेस. अब इन सबको थोड़ा थोड़ा हमने करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं. फर्स्ट इज़ बेसिक. द फुल फॉर्म इज़ बिगनर्स ऑल पर्पस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड. एंड बेसिक इज़ वेरी इजी टू यूज़. इसमें छोटे छोटे कीवर्ड्स यूज़ होते थे, लाइक लेट, इनपुट, गो, टू, राइट. इस तरह के कीवर्ड्स हम प्रोग्रामिंग करते हैं. डिबगिंग यानी बग्स फाइंड करना, यानी प्रोग्राम में एरर्स फाइंड करना ईजी हो जाता है. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस फटाफट हो जाती हैं बेसिक में. एंड बेसिक ज़्यादातर साइंटिफिक एरियाज़ में या बिजनेस एरिया में या मैथमेटिकल एरिया में यूज़ होता था. एंड इसके सिंटेक्स रूल्स बहुत सिंपल हैं. सिंटेक्स मीन्स इसके रूल्स, कैसे प्रोग्राम लिखना है, दे आर वेरी सिंपल. देन बेसिक में हम ग्राफिकल डिज़ाइनिंग भी कर सकते थे. सेकेंड हाई लेवल लैंग्वेज इज़ फॉर्टन. फुल फॉर्म इज़ फार्मूला ट्रांसलेशन, और ये इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक पर्पस के लिए ही ज़्यादा यूज़ होता था. जहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगी वहीं पे ये लैंग्वेज यूज़ होती थी. इसका सिंटेक्स थोड़ा डिफ़िकल्ट था, ठीक है, रिजिड था. रिजिड का मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, रिजिड का मतलब कि हम उसके जो प्रोग्राम लिखने का तरीका है उसको हल्का सा भी चेंज नहीं कर सकते. वो जैसा है उसको वैसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है. देन इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के लिए वेल सूटेड थी फॉर्टन. देन बहुत सारी लाइब्रेरी फंक्शंस यानी इनबिल्ट फंक्शंस. जैसे हमने कुछ प्रिंट करवाना है तो इनबिल्ट फंक्शन है, हम बस फंक्शन का नाम लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा. हम फंक्शन का नाम लिखेंगे तो इनपुट मिल जाएगी. हम फंक्शन का नाम लिखेंगे तो 2 नंबर्स ऐड हो जाएंगे. सो इनबिल्ट फंक्शंस हैं बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं. अब डेटा टाइप्स क्या होते हैं, अब ये तो जब आप C करोगे या C++ करोगे फिर ज़्यादा क्लियर होगा. फिर भी मैं कोशिश करती हूँ क्लियर करने की. डेटा टाइप्स का मतलब होता है कि हम बहुत सारे तरह का डेटा एंटर कर सकते हैं. बहुत सारे तरह का डेटा मीन्स एक नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, लाइक 253 या 712 या 10,502, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसको कहते हैं डेसिमल नंबर. तो एक डेटा टाइप होगा डेसिमल नंबर के लिए एंटर करवाने के लिए. एक डेटा टाइप होगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंटर करवाने के लिए. फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कौन सा होता है, जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है 25.3, ठीक है. उसके बाद हमने अगर करेक्टर्स इनपुट करवाने हैं A, B, C, देन X, Y, Z, कोई करेक्टर्स इनपुट करवाने हैं तो उसके लिए करेक्टर डेटा टाइप होती है. अगर मैंने स्ट्रिंग्स इनपुट करवाने हैं, हेलो, स्टूडेंट, क्लास, इस तरह के स्ट्रिंग्स, यानी स्ट्रिंग मीन्स अ वर्ड इनपुट करवाना है तो उसके लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है. सो बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, राइट. देन फाइल हैंडलिंग कैपेबिलिटीज़. फाइल हैंडलिंग का क्या मतलब है कि हम फॉर्टन में बहुत सारी छोटी छोटी फाइल्स बना सकते हैं, अपना डेटा फाइल्स में स्टोर कर सकते हैं. और जब फॉर्टन का प्रोग्राम इंप्लीमेंट करे होएगा तो फाइल से डेटा उठाएगा, हमसे डेटा मांगने की बजाय फाइल से उठा लेगा और फाइल में सेव कर देगा. सो फाइल हैंडलिंग फॉर्टन में बहुत अच्छी की जाती है. नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज इज कबोल. फुल फॉर्म इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज. सो बिजनेस मीन्स बिजनेस में ही यूज़ होती है. सो बेस्ट सूटेड फॉर इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, बिजनेस. एंड इसके फीचर्स हैं डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़. हम डेटा प्रोसेसिंग जिसमें डेटा प्रोसेस करना है, ठीक है, डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ कबोल यूज़ होती है. सेल्फ डॉक्यूमेंट्री मीन्स कबोल का प्रोग्राम समझना ईजी हो जाता है. देन फाइल हैंडलिंग इसमें भी है. जनरल इंग्लिश के टर्म्स यूज़ होती हैं. एंड रिच सेट ऑफ एडिटिंग करेक्टर्स. हम जो प्रोग्राम है उसको बहुत अच्छा फॉर्मेट कर सकते हैं, उसकी लुक अच्छी बना सकते हैं ताकि जो प्रोग्राम का आउटपुट है वो बड़ा स्टाइलिश हम आउटपुट्स निकाल सकते हैं कबोल के प्रोग्राम से. मॉडुलर प्रोग्रामिंग अप्रोच. मॉडुलर प्रोग्रामिंग अप्रोच कौन सी होती है, जिसमें हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाते हैं किसी प्रोग्राम में और फिर उनको जोड़ देते हैं, ठीक है. ये सब हम ये अभी आपको इतनी टर्म्स क्लियर नहीं होंगे जब तक आप C लैंग्वेज नहीं करोगे, ठीक है. तो जितना क्लियर है आप उतना लिख देना. देन लिमिटेशंस. बहुत टाइम कंज्यूमिंग है इसका प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम्स बहुत लेंथी बन जाते हैं. एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कई बार डिफ़िकल्ट हो जाती हैं इसमें परफॉर्म करनी. एंड बहुत लेस लाइब्रेरी फंक्शंस हैं कबोल में, राइट. नेक्स्ट इज़ पास्कल. पास्कल का नेम फ्रेंच मैथमेटिशियन ब्लेस पास्कल के नाम से पड़ा, जिसने इसको बनाया था, जिसने इस लैंग्वेज को डिज़ाइन किया था.
ये भी साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। फीचर्स आर पास्कल में प्रोग्राम बहुत क्लियरली लिख सकते हैं, एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं, एफिशिएंट इफेक्टिव मेमोरी यूटिलाइजेशन, प्रोग्राम जो है बहुत कम मेमोरी में स्टोर हो जाता है। इसमें भी मॉड्यूलर अप्रोच, यानी छोटे छोटे मॉड्यूल्स में हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। एरर डायग्नोस करना, एरर डीबगिंग करनी, कोई प्रॉब्लम प्रोग्राम नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, दोबारा चेक करना, आराम से हमें मिस्टेक पता लग जाती है अपनी, तो वो बहुत ईजी है पास्कल में। द नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज इज सी लैंग्वेज, ठीक है। अब सी लैंग्वेज क्या है? सी लैंग्वेज को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। वाई? बिकॉज इसमें लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के फीचर्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ये डेनिस रिची ने, इट वॉज डिज़ाइन बाय डेनिस रिची, दिस इज इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज है। सी लैंग्वेज, हु डिज़ाइन सी लैंग्वेज? डेनिस रिची, राइट। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं लाइक मॉड्यूलैरिटी, सेम वही प्रोग्राम हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में लिख सकते हैं एंड देन मॉड्यूल्स को कंबाइन कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी, एक कंप्यूटर पे प्रोग्राम लिखा उसको आराम से दूसरे कंप्यूटर पे चला सकते हैं विदाउट एनी चेंज इन कोड। कोड रीयूजेबिलिटी, एक बार हमने कोड लिखा उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, राइट। देन फीचर्स आर, इट रिजेंबल्स जनरल इंग्लिश लैंग्वेज, ईजी टू लर्न, बहुत सारे कीवर्ड्स यानी पहले से कुछ की वर्ड्स होते हैं जिनको हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरी फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस पहले से बने बनाए हैं। देन कंप्यूटर इंडिपेंडेंट, एक कंप्यूटर पे सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा दूसरे कंप्यूटर पे चल जाएगा, राइट, चलेगा। कंपाइलेशन इज़ फास्ट, फटाफट प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। मॉड्यूलैरिटी, मॉड्यूल्स बना सकते हैं। एंड ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए भी सी लैंग्वेज यूज़ होती है एंड सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए भी, राइट, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी लैंग्वेज में लिखा जाता है एंड हम अपनी एप्लीकेशंस भी सी लैंग्वेज में बना सकते हैं। बट इसकी लिमिटेशन है कि स्टूडेंट्स को थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, हालांकि इतनी डिफ़िकल्ट होती नहीं है, बट फर्स्ट टाइम पढ़नी होती है तो स्टूडेंट्स को थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। देन रन टाइम एरर्स बहुत ईजिली रिमूव नहीं होते, हमें बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। देन प्रोग्राम इतना रीडेबल नहीं होता, अंडरस्टैंड करना, जैसे मैंने एक प्रोग्राम लिखा सी लैंग्वेज में, मैंने वो प्रोग्राम बंद कर दिया, कोई स्टूडेंट आता है वो उस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करता है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने के लिए प्रोग्राम को कि मैंने क्या कोडिंग में काम किया है, राइट। एंड कम्प्लेक्स ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं सी लैंग्वेज में, ये आप ऐसा इसको याद कर लो। देन कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है अदर हाई लेवल लैंग्वेजेस। सीधा आ जाओ नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज इज C++, एंड इट वॉज डिज़ाइन बाय बजान स्ट्राउस्ट्रॉप, नेम याद कर लो, ठीक है। इसमें और सी में क्या फ़र्क है? C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसमें ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस में काम करते हैं, अभी तो डिटेल में नहीं आपको समझने की ज़रूरत, राइट। इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं। C++ में ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, क्लासेस आ जाती हैं। एनकैप्सुलेशन यानी हम डेटा को हाइड कर सकते हैं, एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, लाइक एक कैप्सूल में हमने डेटा को डाल दिया, उसको कोई नहीं देख सकता। एब्स्ट्रैक्शन का भी मतलब यही होता है, हम डेटा को छुपा रहे हैं। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब इसके फीचर्स हैं, अब इनको समझाने का इस टाइम मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। देन इसके फीचर्स, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें मॉड्यूल्स बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू काम करते हैं, बहुत सारे लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, यानी इनबिल्ट फंक्शंस हैं हमारे पास। कोड को एक बार लिख दिया, एक बार प्रोग्राम लिख दिया, उस प्रोग्राम को हम दूसरे प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है, याद कर लो। देन एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग, डेटा को हम आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड कर सकते हैं, राइट। देन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम आराम से C++ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी आपको इतना ही समझ लगेगा जब तक आपकी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू नहीं होती, ठीक है। एंड लास्ट हाई लेवल लैंग्वेज इज़ जावा। जावा को क्रॉस प्लेटफॉर्म कंप्यूटिंग कहते हैं। वाई? बिकॉज जावा में अगर हमने किसी भी तरह के कंप्यूटर पे एक प्रोग्राम लिखा है, सपोज करो मैंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक प्रोग्राम लिखा जावा का, और मेरी फ्रेंड के पास एप्पल मैकिनटॉश का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके सिस्टम पे, ठीक है, तो मैं अपना प्रोग्राम आराम से पोर्टेबल कर सकती हूँ। सो इट इज़ हाईली पोर्टेबल जावा का प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें फीचर्स हैं कि इसमें कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों होती हैं। ये क्या होती है? ये अगला टॉपिक हमने करना है, कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। देन न्यूट्रल प्लेटफॉर्म मीन्स, प्लेटफॉर्म न्यूट्रल मीन्स ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के ही आर्किटेक्ट में हमने जावा का प्रोग्राम लिखना है। जावा का प्रोग्राम किसी भी तरह के कंप्यूटर पे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक मल्टी थ्रेडिंग का फीचर होता है, वो भी नहीं समझा सकती मैं। चेक बॉक्सेस, बटन्स, पैनल्स, फ्रेम, मेन्यू, डायलॉग बॉक्स, ये सब चीज़ें, हालांकि मैं जावा करवाती हूँ, इतने सालों से करवा रही हूँ, बट मुझे नहीं लगता
कि मैं यहाँ पर उसको आपको समझाऊंगी, बिकॉज इतनी ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम तो सिर्फ जस्ट थियोरी पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है। देन जावा में वैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या तो प्रोग्राम कंपाइल होता है या इंटरप्रेट होता है, अभी क्या होते हैं ये हमने पढ़ने नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन जावा में दोनों ही चीज़ें होती हैं, प्रोग्राम कंपाइल भी होता है, इंटरप्रेट भी होता है, ठीक है। देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हाईली पोर्टेबल है, कोड बहुत सिंपली लिखा जाता है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा इज टोटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मीन्स जावा में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनाने के बिना काम ही नहीं होगा, हमें क्लास बनानी ही पड़ेगी, चाहे हमने एक लाइन का प्रोग्राम क्यों ना लिखना हो, ठीक है। देन वायरस अटैक से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट होता है, देन हम नेटवर्क की प्रोग्रामिंग भी जावा में कर सकते हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. Now the next part of language processor, or the next topic which we are going to study in language processors, they are translators. Now what are translators? I have already given an introduction to translators कि translators क्या होते हैं. हमें पता है कि कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ आती है, राइट, विच इज़ इन ज़ीरोज़ एंड वंस, एंड हमें ये भी पता है कि ज़ीरोज़ एंड वंस की लैंग्वेज में हमारे लिए प्रोग्राम लिखना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन बींग्स टू डू प्रोग्रामिंग यूजिंग मशीन लैंग्वेज, बट मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर. सो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन गैप आ गया. तो इसका मतलब हम और ह्यूमन बींग्स को सबसे ईजी कौन सी लैंग्वेज लगती है प्रोग्रामिंग के लिए, दैट इज़ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है. इसका मतलब कंप्यूटर को समझ आती है मशीन लैंग्वेज, हमें समझ आती है हाई लेवल लैंग्वेज, तो इट मीन्स बीच में एक इंटरमीडिएटर होना चाहिए जो हाई लेवल लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, एंड मशीन लैंग्वेज की आउटपुट को हाई लेवल लैंग्वेज की आउटपुट में कन्वर्ट करे, और हमें जो आउटपुट हमें समझ आ सके. सो दैट इंटरमीडिएट इज कॉल्ड ट्रांसलेटर. सो नाम से ही पता लग रहा है कि ट्रांसलेटर क्या करेगा. ट्रांसलेटर सोर्स प्रोग्राम यानी जो प्रोग्राम हमने असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा. वाई? बिकॉज मशीन लैंग्वेज ही है जो कंप्यूटर को समझ आती है. देन कंप्यूटर इसकी प्रोसेसिंग करेगा प्रोग्राम की, जो आउटपुट्स जनरेट होने हैं वो होंगे, और वो आउटपुट्स फिर से मशीन लैंग्वेज में होंगे, और फिर से ट्रांसलेटर उस मशीन लैंग्वेज के आउटपुट को हमारी हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज के आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा. सो दिस इज़ द रोल ऑफ ट्रांसलेटर. नाउ ये लिखा हुआ है कि प्रोग्रामर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है मशीन लैंग्वेज से प्रोग्राम्स लिखने, और हाई लेवल लैंग्वेजेस ईजी होती हैं क्योंकि उसमें इंग्लिश वर्ड्स होते हैं और मैथ्स के सिंबल्स होते हैं, इसमें कोड लिखना बहुत ईजी होता है. इसीलिए बीच में हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए जो कि कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड कर सके, ठीक है. सो द इनपुट टू द ट्रांसलेशन प्रोग्राम इज सोर्स लैंग्वेज, ठीक है. सोर्स लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज हो सकती है, एंड आउटपुट फ्रॉम द ट्रांसलेटर इज अ टारगेट लैंग्वेज विच इज़ यूजली मशीन लैंग्वेज. इस ट्रांसलेटर से मशीन लैंग्वेज की आउटपुट निकलती है, ठीक है, और फिर कंप्यूटर को समझ आ जाता है हमारा प्रोग्राम. अब ट्रांसलेटर बहुत सारे तरह के होते हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स. फर्स्ट इज इंटरप्रेटर्स, देन कंपाइलर्स, एंड थर्ड आर असेंबलर्स, ठीक है. चलो सबसे पहले हम असेंबलर्स करते हैं. नाम से पता लग रहा है असेंबलर कब यूज़ होगा, जब हम असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं. अगर हमने कोडिंग निमोनिक्स यूज़ करके असेंबली लैंग्वेज में की है, याद है मैंने असेंबली लैंग्वेज आपको बताई थी जिसमें निमोनिक्स यूज़ होते हैं. लेट मी शो यू, दीज आर द निमोनिक्स, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं. अगर आप प्रोग्रामिंग असेंबली लैंग्वेज में कर रहे हैं तो प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है. असेंबलर को हम प्रोग्राम फीड करेंगे, असेंबलर अपने आप उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है. और असेंबलर्स को लिखना कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर से थोड़ा सिंपलर होता है, ठीक है, जो प्रोग्रामर्स असेंबलर डिज़ाइन करते हैं. और आजकल जो असेंबलर्स यूज़ होते हैं उसको मैक्रो असेंबलर्स कहते हैं, ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट असेंबलर्स. अब आ गया कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. सबसे पहले मैं आपको कंपाइलर कराऊंगी. कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है या एक प्रोग्राम होता है. सॉफ्टवेयर एक्चुअली सॉफ्टवेयर मीन सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है. सो कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर जो क्या करता है,
हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, राइट। हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन सी थी, हमने पढ़ी थी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, बेसिक, फॉर्टन, कबोल, ये सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस थी, ठीक है। तो कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी जब हम इन लैंग्वेजेस में, लाइक मैंने सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगी, यानी कंपाइलर की हेल्प से कंपाइल करूंगी, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करेगा, मेरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मैंने अपना प्रोग्राम लिखा, जो मैंने प्रोग्राम लिखा उसे सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है। सोर्स कोड सोर्स लैंग्वेज में होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। मैंने अपना प्रोग्राम लिखा, मैंने प्रोग्राम लिखने के बाद जिस स्क्रीन पे मैंने प्रोग्राम लिखा ना, उस स्क्रीन पे कंपाइल की ऑप्शन होती है, बटन बना होता है कंपाइल का। मैंने कंपाइल के बटन को क्लिक किया, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। पूरा प्रोग्राम मेरा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। और अगर मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, यानी मैंने अपने प्रोग्राम में कोई मिस्टेक नहीं की हुई, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की हुई, ग्रामेटिकल मिस्टेक का मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि मैंने कोई सिंटेक्स मिस्टेक नहीं की हुई, लाइक जैसे सपोज करो अगर मैंने सी लैंग्वेज में स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना है, तो मेरी कमांड होती है प्रिंट एफ, प्रिंट लिख के स्मॉल लेटर्स में एफ इकट्ठा ही होता है, प्रिंट एफ। सपोज करो मैंने प्रिंट एफ की जगह प्रिंट जे लिख दिया, एफ की जगह जे डाल दिया, तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। कंपाइलर उधर जब प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो कंपाइलर वहां पे एरर शो कर देगा कि ये क्या है प्रिंट जे, ये तो कोई कमांड ही नहीं होती, ठीक है। सो अगर प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुली, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जो उसको मैं सोर्स कोड कहती हूँ, वो सक्सेसफुली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक और फाइल बन जाएगी, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। ऑब्जेक्ट फाइल का एक आइकन हमारे फोल्डर में बन जाएगा, ठीक है। हम उस आइकन को डबल क्लिक करेंगे ना, खोलने की कोशिश करेंगे, वो आइकन नहीं खुलेगा। वाई? बिकॉज वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है, वो हम उसको रीड नहीं कर सकते, इसीलिए उसको कंप्यूटर खोलने ही नहीं देता उस आइकन को, ठीक है। वो कंप्यूटर के लिए होता है। उस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में हमारा सारा सोर्स प्रोग्राम होता है बट जीरोज एंड वंस की फॉर्म में, ठीक है। और अगर प्रोग्राम में एरर आ जाती है, अगर हमारे प्रोग्राम में मिस्टेक्स हैं, एरर है, तो कंपाइलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम नहीं क्रिएट करेगा, वो बीच में हमें मिस्टेक शो कर देगा कि इस स्टेटमेंट में आपकी एरर है, इसको करेक्ट करो। और एक बार हम करेक्ट कर लेंगे, फिर से कंपाइल का बटन क्लिक करेंगे और हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और एक फाइल और एक आइकन बन जाएगा विच इज नोन एज ऑब्जेक्ट फाइल, राइट। सो पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल होता है कंपाइलर से। ये डायग्राम बना लेना। सो सोर्स प्रोग्राम इनपुट आता है कंपाइलर को, और टारगेट प्रोग्राम विच इज इन मशीन लैंग्वेज इज द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर, और बीच में एरर मैसेजेस भी आ सकते हैं, राइट। अब अगर कंपाइलर समझ आया तो इंटरप्रेटर अब समझना बहुत ईजी है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम यही होता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। असेंबलर का काम क्या था, असेंबलर का काम था ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एंड कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही यूज होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। देन व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज दैट कंपाइलर पूरा का पूरा प्रोग्राम पकड़ता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू हाई लेवल लैंग्वेज, बट इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ध्यान से समझो। हाँ, इंटरप्रेटर ने क्या किया, सपोज करो मेरे प्रोग्राम में 5 6 लाइन्स है, राइट। इंटरप्रेटर ने क्या किया, पहला लाइन पकड़ा, वो हाई लेवल लैंग्वेज में है पहला लाइन, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया और उस लाइन को एग्जीक्यूट भी कर दिया, चला दिया, ठीक है, रन कर दिया उसको, उसकी प्रोसेसिंग कर दी। फिर दूसरी स्टेटमेंट पकड़ी, उसको ट्रांसलेट किया मशीन लैंग्वेज में एंड एग्जीक्यूट किया। देन तीसरी स्टेटमेंट पकड़ी, ट्रांसलेट किया, एग्जीक्यूट किया, और अगर एरर आ जाती है तो वहीं पे एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। और इंटरप्रेटर के केस में ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती, जैसे ऑब्जेक्ट फाइल बनती थी कंपाइलर्स के केस में, मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल बनती है। ये इंटरप्रेटर के केस में ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती, क्योंकि इसने लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करना, साथ में एग्जीक्यूट कर देना है, ट्रांसलेट करना, एग्जीक्यूट कर देना है। बट कंपाइलर ने क्या करना है, कंपाइलर ने ट्रांसलेट कर दिया ऑब्जेक्ट फाइल में, पहला पहला सारा सोर्स कोड ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो गया, फिर पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट फाइल एग्जीक्यूट होगी। सो दिस इज द डिफरेंस। सो द मेन डिफरेंस इज इंटरप्रेटर जो है वो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, या हम कहते हैं कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को
इनटू मशीन लैंग्वेज, और कंपाइलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, राइट और इसका डिफरेंस भी है। देन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, और इसके मैंने और भी आपको एक्स्ट्रा नोट्स दिए हुए हैं। कंपाइलर एंटायर प्रोग्राम को पहले कंपाइल करता है वन टाइम पे एंड देन पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट फाइल को एग्जीक्यूट करता है। बट इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पहले पहली लाइन को ट्रांसलेट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा, देन सेकेंड लाइन को ट्रांसलेट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस, राइट। देन कंपाइलर जनरेट्स एरर रिपोर्ट्स आफ्टर ट्रांसलेशन ऑफ एंटायर प्रोग्राम, ठीक है। एंड इंटरप्रेटर एरर रिपोर्ट शो करेगा जब उसको पहली किसी लाइन में एरर मिल जाती है। कंपाइलर बहुत टाइम लगाता है प्रोग्राम को प्रोसेस करने में एंड एनालाइज करने में, लेकिन इंटरप्रेटर थोड़ा फटाफट प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। लेकिन कंपाइलर फास्टर होता है एंड इंटरप्रेटर स्लो होता है। एंड कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस करता है, इंटरप्रेटर ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस नहीं करता, राइट। सो दीज वर 3 ट्रांसलेटर्स। ट्रांसलेटर्स के बाद नेक्स्ट जो आ जाएगा इसमें टॉपिक, इस टॉपिक में मैं आपको एक चार्ट बना के दूंगी जिसमें पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ किसके अंडर आती है। सो लैंग्वेज प्रोसेसर्स में सबसे पहले हमने लैंग्वेज प्रोसेसर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी, देन वी स्टडी ट्रांसलेटर्स एंड नाउ द थर्ड टॉपिक इज लिंकर्स। लिंकर्स का हमने ज़रा सा करना है। लिंकर्स क्या होते हैं? कई बार ना कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें फैसिलिटी देती हैं कि हम मॉड्यूल्स में प्रोग्राम्स बनाएं, छोटे छोटे टुकड़ों में प्रोग्राम्स बनाएं, ठीक है। लिंकर क्या करता है? उन टुकड़ों को जोड़ने के काम करता है ताकि एक बड़ा प्रोग्राम बन जाए, दैट्स इट, राइट। सो लिंकर के पास ऑब्जेक्ट फाइल आई, सारे ऑब्जेक्ट फाइल को उसने जोड़ दिया और एक प्रोग्राम बना दिया। सो दिस इज द वर्क ऑफ अ लिंकर। एंड द फोर्थ वन इज लोडर। लोडर क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है। आपको याद है मैंने जब आपको मेमोरीज करवाई थी, स्टोरेज डिवाइसेस करवाए थे, मैंने आपको कहा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज, मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी। और मैंने आपको कहा था कि जिस चीज़ को एग्जीक्यूट करना होता है वो मेन मेमोरी में आती है पहले, यानी जौन सी चीज़ मेन मेमोरी में होगी, रैम में होगी, वही चीज़ एग्जीक्यूट होगी। जो चीज़ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में पड़ी होगी यानी हार्ड डिस्क में पड़ी होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो पहले मेन मेमोरी में आएगी फिर एग्जीक्यूट होगी। सो लोडर का काम यही है कि प्रोग्राम को चलाने से, एग्जीक्यूट करने से पहले प्रोग्राम को रैम में लेके आए, मेन मेमोरी में लेके आए, दैट्स इट। सो लोडर क्या करता है? प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लेके आता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एक यूटिलिटी है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है लोडर, ठीक है। ये प्रोग्राम्स को स्टोरेज डिवाइसेस से मेन मेमोरी में लेके आता है। और लोडर जो प्रोग्राम को लेके आता है वो प्रोग्राम हमेशा मशीन लैंग्वेज में होगा जिसको वो लेके आएगा, ठीक है। सो लोडर के बाद उसने 3 चीज़ें हमें समझाई हुई हैं। ये लोडर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, जस्ट इंडिपेंडेंट डेफिनेशंस है। फर्स्ट इज एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम किस टाइम को कहते हैं? जिस टाइम पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, चल रहा है, रन हो रहा है, ठीक है, दैट इज एग्जीक्यूशन टाइम, और हमें आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है। कंपाइल टाइम वो होता है वो टाइम जिस टाइम में प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, लाइक मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कंपाइल टाइम। एंड लोड टाइम, कितना टाइम प्रोग्राम हार्ड डिस्क से या किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से मेन मेमोरी में आने तक लगाता है, दैट इज लोड टाइम, फाइन। एंड नाउ डिवाइस ड्राइवर्स। अब ये डिवाइस ड्राइवर्स कौन से टॉपिक का पार्ट है? डिवाइस ड्राइवर्स यहाँ पे आ जाते हैं। हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कर लिया, लैंग्वेज प्रोसेसर्स कर लिया, एंड लास्ट इज डिवाइस ड्राइवर्स। नाउ व्हाट आर डिवाइस ड्राइवर्स? डिवाइस ड्राइवर्स को समझाने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल आपने कभी नोट किया हो या देखा हो, लाइक आपके घर में कंप्यूटर सिस्टम है और कंप्यूटर सिस्टम के साथ कीबोर्ड एंड माउस तो मैंडेटरी हैं, वो तो होते ही हैं हमेशा। आप सपोज करो एक प्रिंटर लेकर आते हो मार्केट से, ठीक है, आप प्रिंटर पे प्रिंटिंग करना चाहते हो या प्रिंटर को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना चाहते हो। अब आपने प्रिंटर के प्लग को कंप्यूटर के साथ अटैच कर दिया, तो सिर्फ अटैच करने से प्रिंटर नहीं चलेगा। वाई? बिकॉज प्रिंटर एंड कंप्यूटर में एक कम्युनिकेशन गैप है। प्रिंटर की जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर नहीं समझ पाता। सो उस कम्युनिकेशन गैप को मिटाने के लिए हर हार्डवेयर डिवाइस के साथ एक सीडी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीडी को अपने कंप्यूटर में चलाना पड़ता है, रन करना पड़ता है, एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या होता है, उस सीडी में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में सेव हो जाते हैं और वो प्रोग्राम्स एक ब्रिज बनाते हैं बिटवीन योर हार्डवेयर डिवाइस जो आपने न्यू लगाया है
एंड योर कंप्यूटर, ताकि कंप्यूटर और हार्डवेयर डिवाइस आपस में बातें कर सकें। बातें कर सकें मीन्स आपने MS वर्ड में प्रिंटिंग की कमांड दी तो प्रिंटर को वो कमांड मिले, प्रिंटर प्रिंटिंग करे, प्रिंटिंग करने के बाद प्रिंटर वापस मैसेज भेजे MS वर्ड को कि प्रिंटिंग फिनिश हो गई है, इस तरह का। सो वो गैप, वो जो कम्युनिकेशन गैप था कि प्रिंटर को कंप्यूटर का नहीं पता था, कंप्यूटर को प्रिंटर का नहीं पता था, वो कम्युनिकेशन गैप डिवाइस ड्राइवर ने पूरा कर दिया। एंड व्हाट इज डिवाइस ड्राइवर? डिवाइस ड्राइवर भी एक सॉफ्टवेयर है जो हर हार्डवेयर डिवाइस के साथ CD में होता है, ठीक है। सो यही लिखा हुआ है दैट इट लिंक्स डिवाइस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। एंड सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अपने ही तरह के इंस्ट्रक्शन से चलते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, और जिसको हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ना समझ सकता हो। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच डिवाइसेस क्रिएट अ स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट सर्व एज अ लिंक बिटवीन डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक जो जिस मैन्युफैक्चरर ने प्रिंटर बनाया उसने CD भी तैयार करनी है जिसमें डिवाइस ड्राइवर पड़ा होगा, प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। और इन सॉफ्टवेयर को डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। आजकल क्या होता है, दीज डेज प्लग एंड प्ले सॉफ्ट हार्डवेयर आ जाता है। प्लग एंड प्ले मीन्स प्रिंटर लेके आए, लगाया और प्रिंटर चल गया, डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे ऑलरेडी उनमें पहले से ही डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल्ड होते हैं, ठीक है। वो पहले से ही डिवाइसेस की लैंग्वेजेस को समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिवाइस ड्राइवर्स। एंड थर्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर सर्विस सॉफ्टवेयर्स। अब ये कैटेगरी कहाँ से आई? तो इट मीन्स मुझे चार्ट आपको बनाकर देना पड़ेगा। ये सर्विस सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी कहाँ से आई? आपको याद है कि हमने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स किया था, इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हमने सारे किए थे। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में हमने लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम किया, प्रोसेसिंग लैंग्वेज प्रोसेसेस किया, एंड अभी डिवाइस ड्राइवर्स फिनिश किया। ना फोर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर सर्विस और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ये हमने करना है अब, राइट। सो सर्विस सॉफ्टवेयर्स क्या है, या यूटिलिटी नाम से पता लग रहा है हमें यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सर्विस सॉफ्टवेयर्स हमारे लिए होते हैं, यूज़र के लिए होते हैं एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए होते हैं, राइट। वो ये सॉफ्टवेयर्स हमें एक्स्ट्रा फंक्शंस करने के काम आते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हम क्यों अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं? ताकि अगर कोई वायरस आ जाए थ्रू एनी एक्सटर्नल मीडिया, अगर कोई वायरस आ जाता है तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हमें एरर मैसेजेस दे सकते हैं कि कोई वायरस डिटेक्ट हुआ है, या उस वायरस को फिनिश कर सकते हैं, या उसको स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, राइट। इसी तरह एक आता है फाइल कंप्रेसर सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल विनजिप, दैट इज़ वेरी फेमस फाइल कंप्रेसर सॉफ्टवेयर। विनजिप क्या करता है, सपोज करो मैंने अपनी टीचर को कोई असाइनमेंट भेजनी है, वो असाइनमेंट बहुत लंबी है, और जो मेरा ईमेल अकाउंट है वो कहता है कि 50 MB से ज़्यादा बड़ी मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, बट मेरी फ़ाइल 60 MB की है, 70 MB की है, मेगाबिट्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी फ़ाइल को कंप्रेसर में डाला, कंप्रेसर ने फ़ाइल को छोटा कर दिया, राइट। अब वो छोटी फ़ाइल को मैं अपने बाय मेल भेज सकती हूँ, ठीक है। सो ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, हमें एक्स्ट्रा फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो दीज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर प्रोवाइडेड बाय वेंडर्स एज अ पैकेजेस होते हैं फॉर सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस, बहुत महंगे नहीं होते। दे डू स्पेसिफिक टास्क, एनहांस द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम, और एक गुड हाउसकीपर की जॉब प्रोवाइड करते हैं। मीन्स कि कंप्यूटर का बहुत यू कैन से कंप्यूटर को अच्छे से काम करने में हेल्प करते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स की हमारा डेटा को एक्सेस ना कर सके, पासवर्ड लगाने वाले सॉफ्टवेयर्स, वायरस चेकर्स, फायरवॉल्स, दे ऑल आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, राइट। अब वायरस चेकर क्या होते हैं? वायरस चेकर्स होते हैं जो कि हार्मफुल वायरसेस को या वॉर्म्स को जो हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं, या टॉर्जन हॉर्स इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ वायरस, ठीक है। तो उसको फिनिश करने के काम आते हैं, बिकॉज वो वायरस जो है हमारे कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एंड हमारे डेटा को इरेज भी कर सकते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है, या डेटा को कई बार वायरसेस क्या करते हैं, डेटा का ना फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। और जैसे मैंने MS वर्ड में एक डॉक्यूमेंट टाइप किया, एक लेटर टाइप की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, लेकिन वायरस आ गया, उसने क्या किया, MS वर्ड के डॉक्यूमेंट जो मैंने लिखा था उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब अगर मैं उस आइकन को खोलती हूँ, आइकन खुलना बंद हो गया, वो खुलता ही नहीं है, ठीक है। सो ये सब काम वायरस ने किया, यानी गड़बड़ कर दी सिस्टम में। सो वायरस इज़ नॉट अ गुड थिंग।
इसी तरह फायरवॉल होते हैं। फायरवॉल्स क्या होते हैं? फायरवॉल्स हम एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, हार्डवेयर भी हो सकता है, राइट। फायरवॉल्स को हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे और उसमें हम फीड कर देते हैं कि ये सब वेबसाइट्स नहीं खुलनी चाहिए मेरे सिस्टम पे, या इस तरह का डेटा मेरे सिस्टम पे नहीं आना चाहिए। सो वो फायर की एक वॉल है, एक दीवार है। जैसे फायर की एक वॉल है, उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते ना, वैसे कोई ख़राब डेटा हमारे सिस्टम पे नहीं आ सकता, राइट। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स फाइल मैनेजमेंट का काम करते हैं, बैकअप यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के फंक्शंस हैं। फाइल मैनेजमेंट मींस हमारी फाइल्स को अच्छे से संभाल के रखते हैं। हम कोई फाइल सर्च कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। बैकअप यूटिलिटी मींस बैकअप सॉफ्टवेयर, आपको नेम से पता लग रहा है, जो अगर हमारा बाई चांस कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, ठीक है, और हमारे पास बैकअप सॉफ्टवेयर्स हैं, तो बैकअप सॉफ्टवेयर्स ने क्या किया होगा, हमारे डेटा को किसी और जगह पर भी सेव किया होगा। और अगर हमारा कंप्यूटर ख़राब भी हो जाता है तो हम उस जगह से डेटा को उठा सकते हैं। एक कॉपी बनाई होती है, ठीक है, बैकअप यूटिलिटी ने अपने आप ही बनाई जाता है वो कॉपी। डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, अगर मैंने एक्सीडेंटली कोई डेटा डिलीट कर दिया तो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर डेटा को फिर से फेच करने के काम आ सकते हैं, उसको फिर से हम रिट्रीव कर सकते हैं डेटा को। स्क्रीन सेवर सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? अगर मैं कंप्यूटर पे काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रही, मेरा कंप्यूटर पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई हलचल नहीं हो रही कंप्यूटर पे, राइट, तो स्क्रीन सेवर एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करता है? वो मेरी स्क्रीन को बर्न होने से बचा देता है, बिकॉज कोई काम नहीं हो रहा कंप्यूटर पे उस टाइम, और पावर कंजम्पशन भी कम हो जाती है कंप्यूटर की, ठीक है। देन कंप्रेशन सॉफ्टवेयर, ये मैंने आपको समझाया है, राइट। देन एंटीवायरस भी आपको मैंने बताया है। सो दीज आर ऑल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। आफ्टर दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ओके, इसके अलावा मैंने और भी आपको डिफरेंसेस प्रोवाइड किए हैं। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो विद दिस द सेकेंड चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इज कंप्लीट। थैंक यू।